तो आज हमारे सामने है 2022 के हिंदी फिल्म ब्लर। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है। कहानी एक जुड़वा बहन की है जिसकी मौत हो जाती है बहुत ही रहस्यमयी तरीके से। और उसकी बहन जब सच जानने की कोशिश करती है, हाँ, तो उसके खुद की आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है, मतलब उसकी दुनिया अंधेरे में डूब रही है। बिल्कुल। तो आज हम मिलकर इस फिल्म की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है उनके आधार पर समझेंगे कि ये कहानी आखिर है क्या। सही। क्या ये कोई भूत की कहानी है या फिर कोई साइकोलॉजिकल ड्रामा या कुछ और? चलिए पता लगाते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे स्रोत इस फिल्म की कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं बताते। अच्छा। हाँ, वो हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं। एक रास्ता है अलौकिक बदले का, मतलब आत्मात्मा। हाँ, एक आत्मा का साया। और दूसरा रास्ता एक ऐसे साइको किलर के खौफ की तरफ जाता है जो इंसानी भेष में छिपा है। अरे वाह। तो आज हम इन दोनों ही कहानियों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि जब सब कुछ धुंधला हो तो सच कैसा दिखता है। ठीक है, तो एक ही फिल्म के दो अलग अलग सच, ये तो शुरुआत से ही दिलचस्प हो गया। चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल। फिल्म का पहला सीन ही रोंगटे खड़े कर देता है। एक अंधेरी तूफानी रात, पहाड़ों में एक अकेला घर, और उस घर में एक नेत्रहीन लड़की गौतमी अकेली है। उसे महसूस होता है कि घर में कोई और भी है। हाँ, वो डर कर भागती है पर उस अनदेखी मौजूदगी से बच नहीं पाती, और अगला ही सीन हमें दिखाता है कि उसकी लाश घर के बाहर लटक रही है, जिससे पुलिस आत्महत्या मान लेती है। हाँ, केस बंद। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है जब एंट्री होती है गौतमी की जुड़वा बहन की, गायत्री की। कुछ स्रोतों में उसका नाम मेहर भी है ना? बिल्कुल। और विडंबना देखिए, उसे भी वही बीमारी है जो उसकी बहन को थी, रेटिनल डिजेनरेशन। मतलब उसकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हाँ, और उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उसकी बहन अपनी जान ले सकती है। और यही अविश्वास उसे उस घर तक खींच लाता है। वो अपने पति नील के साथ पहाड़ों के उसी घर में पहुंचती है और हमारे स्रोत उस जगह के माहौल को बहुत ही भयानक बताते हैं। कैसा? चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, भीगी जमीन की गंध, और घर अपने आप में बहुत अकेला और डार्क महसूस होता है, जैसे दीवारों में राज दफन हो। बिल्कुल। और घर के अंदर का मंजर भी कुछ कम डरावना नहीं है। धूल, टूटी फूटी चीजें, और वो दीवार पे खरोच के निशान। हाँ, जैसे किसी ने बहुत बेबसी में अपनी उंगलियों से दीवार को खुरचा हो। गायत्री को वहां पहुंचते ही एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और यहीं से उसे पहले सुराग मिलने शुरू होते हैं। एक टूटा हुआ कैमरा और कुछ तस्वीरें जो बहुत धुंधली हैं, बहुत ब्लर। हाँ, और एक तस्वीर में तो ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान के ठीक पीछे एक अजीब सी परछाई है। परछाई मतलब? एक डिस्टॉर्शन जो कैमरे की खराबी नहीं लगती। और यही फिल्म का टाइटल ब्लर सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये धुंधलापन सिर्फ गायत्री की आंखों में नहीं, सबूतों में भी है। हाँ, सच और झूठ के बीच की लकीर भी धुंधली है। एक स्रोत तो यहां तक कहता है कि तस्वीरों का ये धुंधलापन किसी सुपरनैचुरल इंटरफेरेंस का संकेत हो सकता है। तो गायत्री के मन में एक ही वक्त पर दो डर हैं। एक तो ये कि उसकी आंखों की रोशनी जा रही है, और दूसरा ये कि कातिल कोई इंसान नहीं बल्कि कोई साया है। बाप रे। और इस डर को बढ़ाने के लिए कहानी में कुछ अजीब किरदार भी आते हैं। वो पड़ोसी मिसेस सोलंकी, हाँ, जो हमदर्दी तो दिखाती है पर उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ है, जैसे वो कुछ जानती है पर बता नहीं सकती। फिर गायत्री एक ब्लाइंड स्कूल जाती है जहां एक बूढ़ी महिला उसे एक बहुत ही अजीब चेतावनी देती है। हाँ, वो कहती है जिसे दिखता नहीं वही सब कुछ साफ देखता है। वाह। तुम्हें कोई छुपकर देख रहा है। अब ये एक बहुत ही गहरा डायलॉग है। क्या ये किसी भूत की तरफ इशारा है या किसी ऐसे इंसान की तरफ जो गायत्री पर नजर रखे हुए हैं? एक मिनट, तो यहीं से कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक ही फिल्म के दो अलग अलग विलेन हैं। हाँ। एक में शायद पति और दूसरे में कोई अनजान साइको। ये कैसे हो सकता है? यही इस फिल्म को लेकर सबसे अनोखी बात है जो हमारे स्रोतों से निकल कर आती है। कहानी एक चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है। अच्छा। एक संस्करण विलन को घर के अंदर ही दिखाता है, जबकि दूसरा संस्करण जो स्क्रिप्ट और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पर है एक बाहरी अनजान खतरे की तरफ इशारा करता है। और दोनों ही अपनी अपनी जगह खौफनाक होंगे। बेहद खौफनाक। ठीक है, ये तो मुझे जानना ही है। चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, वो कहानी जिसमें शक घर के ही किसी सदस्य यानी पति पर जाता है। बिल्कुल। उस संस्करण में क्या होता है? तो उस कहानी में किरदार का नाम मेहर है,
जैसे जैसे उसकी आंखों की रोशनी कम होती जाती है, उसका शक अपने पति नील पर गहराने लगता है। उसे नील के बर्ताव में कुछ गड़बड़ लगती है। बहुत ज्यादा। वो उसकी जासूसी करना शुरू करती है और उसे पता चलता है कि गौतमी की मौत वाली रात नील और गौतमी के बीच एक जबरदस्त बहस हुई थी। मतलब नील ने कुछ छुपाया था? हाँ, मेहर को पता चलता है कि बहस के दौरान नील ने गुस्से में गौतमी को धक्का दे दिया था, जिससे वो गिर गई थी। तो क्या उसी से उसकी मौत हुई? नहीं, उसकी मौत उस धक्के से नहीं हुई, लेकिन नील ने ये बात पुलिस से और मेहर से छुपा ली। और जब ये सच सामने आया तो मेहर को यकीन हो गया कि नील ही कातिल है। बिल्कुल। तो इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या है? एक अंधी हो चुकी औरत और एक धोखेबाज पति एक ही घर में बंद। ये तो बहुत ही तनावपूर्ण लगता है। और है भी। क्लाइमैक्स में मेहर, जो अब लगभग पूरी तरह अंधी हो चुकी है, का सामना नील से होता है। उनके बीच लड़ाई होती है। हाँ, हाथापाई होती है और नील उस पर हावी होने लगता है। और ठीक उसी पल जब लगता है कि मेहर हार जाएगी, क्या होता है? एक अनदेखी ताकत, जिसे गौतमी की आत्मा माना गया है, नील को जोर से पीछे की तरफ धक्का देती है। अरे! वो गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ये एक क्लासिक हॉरर फिल्म की तरह एक आत्मा का बदला है। बहन की आत्मा ने अपनी बहन को बचाया। सही। और अंत में मेहर का क्या होता है? अंत में मेहर हमेशा के लिए अंधी हो जाती है, पर उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। वो कहती भी है, कई चीजें आंख से नहीं, दिल से दिखती हैं। उसके लिए शारीरिक दृष्टि खोकर आत्मिक शांति पाना ही जीत है। बिल्कुल। ये तो एक बहुत ही काव्यात्मक अंत है। लेकिन आपने कहा था कि एक दूसरा रास्ता भी है। हाँ। जो शायद ज्यादा डरावना है, क्योंकि वो यथार्थवादी है। उस कहानी में विलन कौन है? बिल्कुल। अब हम उस संस्करण पर आते हैं जो हमारे स्क्रिप्ट और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले स्रोतों पर आधारित है। ठीक है। इस कहानी में किरदार का नाम गायत्री है और यहाँ विलन पति नहीं, बल्कि एक अजनबी है। एक अजनबी? हाँ, एक साइको स्टॉकर जिसका नाम चंदर है। वो दीपक नाम का एक हेल्थ वर्कर बनकर उनके घर में घुस आता है। क्या मतलब वो शुरू से ही घर में मौजूद था? उसका मकसद क्या था? उसका मकसद बहुत ही अजीब और भयावह है। चंदर को नेत्रहीन लोगों के प्रति एक जुनून है। जुनून? कैसा जुनून? उसे लगता है कि सिर्फ वही लोग हैं जो उसे सच में देखते हैं, क्योंकि आंखों वाले लोग तो उसे हमेशा नजरअंदाज करते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही अजीब है। स्रोतों से पता चलता है कि उसने गौतमी को भी इसी वजह से मारा था, क्योंकि गौतमी उसके इस जुनून से डरकर उसे दूर जाना चाहती थी। अब वो गायत्री को अपनी दुनिया में शामिल करना चाहता है। और इसके लिए वो क्या करता है? वो गायत्री की दवाइयों के साथ हेरफेर कर रहा था ताकि वो और जल्दी अंधी हो जाए। वो उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में चाहता था। और वो रेड रूम, उसका भी जिक्र है ना? हाँ, गायत्री को घर में एक बंद कमरा मिलता है। जब वो उसे खोलती है तो अंदर अंदर लाल रोशनी, दीवारों पर लड़कियों की डरावनी तस्वीरें, टेप रिकॉर्डिंग, हे भगवान! और ब्लाइंड फोल्ड्स का पूरा एक सेटअप मिलता है। वो चंदर का अड्डा था। ये तो किसी सीरियल किलर की कहानी लग रही है ही। तो एक तरफ एक धोखेबाज पति और भूत है, और दूसरी तरफ एक साइकोपैथ स्टॉकर। दोनों ही कहानियां देखने और धोखे के विचार से जुड़ी है। एकदम सही। दोनों ही विलन उस चीज का फायदा उठा रहे हैं जिससे वो गायत्री की कमजोरी समझते हैं, उसका अंधापन। लेकिन दोनों ही क्लाइमैक्स में यही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बिल्कुल। अच्छा, तो इस चंदर वाली कहानी का क्लाइमैक्स कैसे होता है? गायत्री को जब उसकी असलियत पता चलती है तो वो क्या करती है? ये क्लाइमैक्स बहुत ही चालाकी से लिखा गया है। गायत्री एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलती है। कैसा खेल? वो चंदर के सामने ये दिखावा करती है कि वो पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। वो जानबूझकर ठोकर खाती है, चीजें गिराती है, ताकि चंदर को यकीन हो जाए कि वो अब बिल्कुल लाचार है। हाँ, ताकि वो लापरवाह हो जाए। ये तो बहुत ही साहसी कदम है। और चंदर उसकी इस चाल में फंस जाता है। वो इतना बेफिक्र हो जाता है कि वो गायत्री को अपनी ट्रॉफी दिखाने का फैसला करता है। ट्रॉफी? वो उसे एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा दिखाता है और उसे खोलता है। उस बक्से के अंदर क्या? असली दीपक की लाश होती है। क्या? वो हेल्थ वर्कर जिसे चंदर ने मारकर उसकी पहचान चुराई थी। और इसके बाद क्या होता है? अंतिम लड़ाई? हाँ, लेकिन ये कोई आम लड़ाई नहीं है। गायत्री, जिसे चंदर कमजोर समझ रहा था, गौतमी के उसी टूटे हुए कैमरे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। कैसे? वो बार बार कैमरे का फ्लैश सीधे चंदर की आंखों में मारती है। कमाल है, वो रोशनी का इस्तेमाल कर रही है उस आदमी के खिलाफ जो अंधेरे में पलता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। फ्लैश की तेज रोशनी से चंदर बौखला जाता है, वो चीखने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर
गायत्री उसे चाकू मार देती है और उसे उसी रेड रूम में बंद कर देती है। तो कहानी का अंत कैसे होता है? क्या वो पकड़ा जाता है? गायत्री पुलिस को बुला लेती है, लेकिन चंदर ये जानते हुए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, वो आत्महत्या कर लेता है। हाँ, पकड़े जाने के डर से कमरे के अंदर ही अपना गला काट कर। और गायत्री का? इसके बाद कहानी गायत्री को एक नई शुरुआत देती है। उसकी आंखों का सफल ऑपरेशन होता है और उसकी रोशनी वापस आ जाती है। अच्छा। फिल्म का आखिरी शॉट है जहां वो अस्पताल की बालकनी से बाहर की दुनिया को बिल्कुल साफ-साफ देख रही है। तो अगर हम दोनों कहानियों के अंत की तुलना करें तो ये बहुत दिलचस्प है। पहली कहानी में मेहर हमेशा के लिए अंधी होकर आत्मिक शांति पाती है। उसके लिए असली सच दिल की आंखों से दिखता है। और दूसरी में? दूसरी कहानी में गायत्री को अपनी शारीरिक दृष्टि वापस मिलती है, जो उसके मानसिक और भावनात्मक अंधेरे से बाहर निकलने का प्रतीक है। अलग-अलग कहानियां भले ही बताएं, लेकिन दोनों का सार एक ही है। असली दृष्टि और अंतर्दृष्टि के बीच का फर्क, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो कितना अधूरा या धोखे से भरा हो सकता है। जैसा कि फिल्म का वो डायलॉग है और हमारे कई स्रोतों ने उसे हाईलाइट किया है। कई चीजें आंख से नहीं दिल से दिखती हैं। और ये हमारे श्रोता के लिए एक अंतिम विचार भी छोड़ जाता है। आज की दुनिया ने, जहां हमारे चारों तरफ धुंधली और अधूरी जानकारी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या खबरें, हाँ, हम असली खतरे को कैसे पहचाने? खतरा कौन है? कोई अपना जो हमारे करीब है, कोई अनजान साया जिसे हम देख नहीं पा रहे, या कोई ऐसी ताकत जिसे हम समझ ही नहीं सकते? और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि कभी-कभी सच को पूरी तरह से देखने के लिए हमें किस तरह के अंधेपन की जरूरत होती है।